नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर अब से कुछ देर बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी खर्च पर स्वदेश लाया जाएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशनों से पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचने का परामर्श दिया। रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शाम 5 बजे तक 54% से अधिक मतदान। मणिपुर में कल पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं पुराने मिथक तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। और धर्मशाला में भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका की खराब शुरुआत। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर अब से कुछ देर बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश से लौटने पर यह बैठक तुरंत करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सरकारी खर्च पर स्वदेश लाया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों की अनुमति से इसके लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 240 भारतीयों को हंगरी के बुडापेस्ट से लेकर तीसरी उड़ान आज सुबह दिल्ली पहुंची। भारतीय नागरिकों का ये दल सड़क मार्ग से यूक्रेन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचा था। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विमान सेवाएं रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट से चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में 198 भारतीय नागरिक सवार हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन में यूक्रेन-मोल्दोवा सीमा पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मोल्दोवा के विदेश मंत्री नीसू पोप्स्कू के सहयोग की सराहना की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी कल मोल्दोवा पहुंच जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने हंगरी के विदेश मंत्री एम पीटर सजीजार्तो से बातचीत में हंगरी यूक्रेन सीमा पर और सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ लगातार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कर्फ्यू हटता है और सामान्य आवागमन गतिविधियां शुरू होती हैं, तो भारतीयों को निकटतम रेलवे स्टेशन से संघर्ष वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की ओर जाना चाहिए। रेल सेवाएं चल रही हैं और सुरक्षित हैं। भारतीयों को रेल यात्रा के लिए नियमित टिकट लेना चाहिए या आरक्षित करा लेना चाहिए। यूक्रेन रेलवे लोगों को निकालने के लिए निःशुल्क टिकट उपलब्ध करा रहा है। ये सेवा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। रेल सेवा की समय सारणी www.uz.gov.ua पर उपलब्ध है।
लोगों को रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल बोर्ड देखने की भी सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर वास्तविक स्थिति की घोषणा भी की जा रही है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को समूह में यात्रा करने की सलाह दी है। यदि कोई अकेले यात्रा भी करता है तो उसे भारतीय लोगों के समूह के साथ मिल जाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को वरीयता दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने आज रूस और यूक्रेन के राजदूतों से अलग अलग बातचीत की और यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में कहा कि उन्होंने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी उपस्थिति वाले स्थलों की जानकारी दोनों राजदूतों के साथ साझा की। श्री श्रृंगला ने कहा कि दोनों राजदूतों ने उनकी चिंता से सहमति जताई और आश्वासन दिया कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है। श्री श्रृंगला ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अभी तक हजारों भारतीय नागरिक रोमानिया और हंगरी के रास्ते स्वदेश आए हैं और अन्य 1000 लोग यूक्रेन से सड़क मार्ग के जरिए निकाले जा रहे हैं। इनके लिए उड़ानों का प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि हंगरी और रोमानिया में सीमा चौकी काम कर रही है। हालांकि पोलैंड की सीमा चौकी पर भीड़ है क्योंकि लाखों विदेशी नागरिक बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हंगरी और रोमानिया सीमा के नजदीक रहने वाले भारतीय नागरिकों को चरणबद्ध ढंग से सीमा चौकियों पर आने को कहा गया है। श्री श्रृंगला ने बताया कि कीव में भारतीय राजदूतावास और दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले कई परामर्श जारी किए थे। उन्होंने कहा कि संघर्ष शुरू होने से पहले इन परामर्शों के अनुरूप 4000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार ऑपरेशन गंगा शुरू होने के समय तकरीबन 15000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में थे। उन्होंने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के रास्ते भारतीय नागरिकों की निकासी के स्थल तय किए हैं। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भारतीय समयानुसार आज रात 1:30 बजे बुलाई गई है। अमेरिका और अल्बानिया ने यूक्रेन के घटनाक्रम पर महासभा का विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया पर मतदान कराने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात विशेष सत्र सोमवार को बुलाने का अनुरोध किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे तुर्की और अजरबैजान के राजनयिक प्रयासों के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को छोड़ने की रूस की प्रमुख मांग पर बातचीत करने की पेशकश की थी। इस बीच अमेरिका और इंग्लैंड के अनुसार रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 30 किलोमीटर दूर है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए सैन्य निगरानी बढ़ाने का आह्वान किया है। इस बीच ताइवान जल संधि से अमरीकी युद्धपोत के गुजरने से चीन और अमरीका के बीच तकरार हो गई है। शनिवार को अमेरिका का मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस राल्फ जॉनसन ताइवान जल संधि से गुजरा। अमरीकी नौसेना के 7वें बेड़े में इसे अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में सामान्य गतिविधि करार दिया है, लेकिन चीन ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। ताइवान ने कहा है कि ये सामान्य गतिविधि के अलावा और कुछ नहीं है। इस बीच जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि अमरीका को ये साफ करना चाहिए कि चीन के आक्रमण पर वो ताइवान की रक्षा करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी खर्च पर स्वदेश लाया जाएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशनों से पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचने का परामर्श दिया। रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 54% मतदान। मणिपुर में कल पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं पुराने मिथक तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं और धर्मशाला में भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका की खराब शुरुआत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 12 जिलों की 61 सीटों के लिए 54% से अधिक मतदान की खबर थी। इस चरण में श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट जिले में मतदान हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें बूथ पर नजर आ रही थीं, जो इस चरण में लोगों के उत्साह को बयां कर रही थीं। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले, जिनमें महिलाओं और युवाओं की अच्छी खासी तादाद थी। आज 693 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इनमें राज्य सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और चंद्रिका उपाध्याय शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे यासिर शाह, राकेश वर्मा और अरविंद सिंह गोद की किस्मत का फैसला भी आज मतदाताओं ने कर दिया। आज कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर भी मतदान हुआ, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, जिनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या में भी इसी चरण में चुनाव संपन्न हुए। सभी निगाहें अयोध्या सीट पर रहीं, जहां से समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे और मौजूदा भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के बीच मुकाबला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शेष 2 चरणों का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी, देवरिया और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान केंद्र स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य जन सेवा करना है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान इसे प्रदर्शित किया। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारों द्वारा संचालित होने वाले राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा डालते हैं। ये दल केवल अपने हितों के प्रति चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार दी है। देवरिया में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच है। बस्ती में उन्होंने कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बहुमत से सरकार गठित करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलरामपुर जिले में कहा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में विफल रही हैं। मणिपुर में पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल कुल 12,09,429 मतदाता करेंगे। उम्मीदवारों में 29 उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास है। 1,721 मतदान केंद्रों में से 381 पिंक मतदान केंद्र होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से सभी महिला मतदान दल तैनात रहेंगे। हाईकोर्ट विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों द्वारा
संचालित किया जाएगा। कोविड सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही हैं। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की आयु में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण और सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां विदेशों से लाने में सफल हुआ है। ये भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का उदाहरण है। साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। भारत की संस्कृति और विरासत की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को तंजानिया के किली पॉल और उनकी बहन नीमा से परिचय कराया। ये भाई बहन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भारतीय संगीत को लेकर अपने जुनून के लिए चर्चा में हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने पर श्री मोदी ने कहा कि मातृभाषा एक व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस पर गर्व होना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल भारत की है। उन्होंने कहा कि 2019 में दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर थी। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ अलग अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। प्रधानमंत्री ने सभी अभिभावकों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने का आह्वान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है। मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वैज्ञानिकों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी साइंटिफिक जर्नी को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नोलॉजी ने काफी जगह बना ली है। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, किस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल क्या है, इन सभी विषयों से हम भली भांति परिचित होते ही हैं।
श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कल गति शक्ति पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वेबिनार का शीर्षक है त्वरित आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें देश की संसाधन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार न होने का अपना संकल्प पूरा किया और पुलिस से घिर जाने पर 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार दी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को तत्कालीन अलीराजपुर रियासत में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। उन्होंने 1920-21 में बनारस में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विदेशी सामानों की बिक्री का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खारे घाट अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। पीठासीन मैजिस्ट्रेट स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपनी निर्ममता और क्रूरता के लिए कुख्यात था। अदालत में चंद्रशेखर का रवैया निर्भीक और अवज्ञापूर्ण था। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पेंड्रा को रेव की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। असहयोग आंदोलन रोक दिए जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वे मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और बनारस में क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी घटना में शामिल आजाद झांसी चले गए और मास्टर रुद्र नारायण सिंह के संरक्षण में ठहरे। झांसी में उन्हें सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर और विश्वनाथ वैशंपायन जैसे अच्छे सहयोगी मिले। पुलिस के छापों से बचने के लिए आजाद ओरछा निकल गए। ये मेरा दिल मेरे जिस्म जहां हर जन्म तुझ पे कुर्बान है बहार, इसका हर एक जरा सितारा लगे तेरी माटी मेरा आसमां, ऐ हिंदुस्तान। 8 और 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला में क्रांतिकारियों की बैठक के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA अस्तित्व में आया। 17 दिसंबर 1928 को आजाद ने सॉन्डर्स की हत्या में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके संकेत पर ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। दिसंबर 1929 में वायसराय की ट्रेन उड़ाने के प्रयास में भी वे अप्रत्यक्ष रूप से
शामिल थे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। उनके एक सहयोगी ने विश्वासघात किया और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर के होने का पता पुलिस को दे दिया। जब भारी हथियारों से लैस पुलिस ने चंद्रशेखर को घेर लिया तो उन्होंने अकेले अपने पास की मात्र एक छोटी सी पिस्तौल और कुछ गोलियों के सहारे बड़े साहस से मुकाबला किया और पुलिस को अपने पास फटकने नहीं दिया। जब पिस्तौल में मात्र एक गोली बाकी रह गई तो उस बहादुर और निर्भीक साहसी ने अपनी कनपटी पर वो गोली मार ली और गिरफ्तार नहीं होने का अपना संकल्प पूरा किया। हम शहादत की हद से गुजर के चले, है वतन सब तेरे नाम करके चले। प्रयागराज के जिस पार्क में ये घटना घटी उसे उनकी स्मृति में चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दिया गया। उनकी पिस्तौल आज भी प्रयागराज संग्रहालय की दीवार पर सजी है। देश की माटी के इस आजाद सपूत को हमारा शत शत नमन। जाते जाते लबों पर दुआ है यही, कोई दुश्मन तेरी सिमत आए नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबाशिर आजाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर विकास कार्य करने से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं। श्री मुबाशिर आजाद ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके ताऊ का अपमान किया है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि पद संभालने के बाद से ही न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार और समन्वय के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है। एक राष्ट्रीय सेमिनार को न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.54% है। कल लगभग 20,000 लोग कोविड से मुक्त हुए और 10,000 से अधिक लोगों में कोविड की पुष्टि हुई। धर्मशाला में भारत के साथ तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 5 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। भारत ने कल दूसरे 2020 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में स्पेन ने भारत को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। कल भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया था। एक अन्य मुकाबले में भारत और स्पेन की पुरुष हॉकी टीम के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे है। कल भारत ने स्पेन को 5-4 से पराजित किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी खर्च पर स्वदेश लाया जाएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशनों से पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचने का परामर्श दिया। रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 54% मतदान।
मणिपुर में कल पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं पुराने मिथक तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं और धर्मशाला में भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका की खराब शुरुआत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।